हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज जैसा कि लेक्चर 3 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये टॉपिक है बायोलॉजी का और हमारा यूपीपीसीएस प्री और पेट के एग्ज़ाम को लेकर फोकस है। ये लेक्चर 3 पे आज हम चर्चा करेंगे। ये चूँकि जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं वो MCQ बेसिस से आते हैं और प्री में आते हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, और मुख्य परीक्षा में हेल्थ एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इशूज़ आता है। ठीक है, तो हम इस क्लासेस में ऐसे क्वेश्चंस को लेके फोकस करेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आने वाले संभावित प्रश्न हो। ठीक, आज पहला क्वेश्चन आज हम यहाँ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग मीन्स हिंदी में इसे क्या कहेंगे? मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। किस किस को? ठीक, जैसे ऑप्शन ए दे देगा विटामिन, ऑप्शन बी एक जनरली ऐसे कोटिंग हो जाता है, ऑप्शन ए जैसे विटामिन दे दिया, ऑप्शन ई है एंजाइम, ठीक, फिर सी है हार्मोन एंड डी है प्रोटीन। इसको हिंदी में भी ऐसे ही कहेंगे, लिखेंगे विटामिन, एंजाइम, हार्मोन एंड प्रोटीन। नाम यहाँ ऑप्शन 1 2 3 4 क्या कहेंगे? ऑप्शन 1 में जैसे लिखिए पेप्सिन, पेप्सिन हिंदी में भी पेप्सिन है और इंग्लिश में भी पेप्सिन कहेंगे। ठीक है, पेप्सिन है, कैरोटीन प्रोटीन है, कीरेटिन है, दिस इज कीरेटिन, ये है कैरोटीन एंड लास्ट है क्या? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। तो इसमें से कौन क्या है? देखिए विटामिन, इसमें से कौन सा विटामिन है और कौन एंजाइम है, कौन हार्मोन है, कौन प्रोटीन है, ये हमें क्या करना है? मिलाना है। तो कैरोटीन जो है वो आपका विटामिन है। ठीक है, पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है जो कि इंटेस्टाइन में होता है, आंत में होता है, और ये प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। ठीक, और फिर ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है? ये फीमेल हार्मोन होता है। ठीक, तो ये हार्मोन हो गया। और प्रोटीन कीरेटिन प्रोटीन, कीरेटिन प्रोटीन कहाँ होता है? जैसे आपके हेयर हो गया, ठीक है, नेल्स हो गए, तो इनमें क्या होता है? कीरेटिन प्रोटीन होता है। कैरोटीन क्या होता है? कैरोटीन जैसे कि गाजर है, तो गाजर में क्या होता है? ये कैरोटीन प्रोटीन होता है। यही क्या होता है? जो रेटिना होती है, रेटिना में जो कोन सेल्स होते हैं, उन कोन सेल्स में, ठीक है, जो पिगमेंट फॉर्मेशन होता है, वो पिगमेंट फॉर्मेशन के लिए कौन हेल्प करता है? ये कैरोटीन प्रोटीन, कैरोटीन। ठीक, ये क्या करता है? ये विटामिन ए का एक सोर्स है, ठीक, गाजर में। तो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन मिलाने को आ जाए कि विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, इनमें से कौन विटामिन है, कौन एंजाइम है, कौन हार्मोन है, कौन प्रोटीन है, ऑप्शन ऐसे आंसर ऐसे आएगा जैसे ऑप्शन ए बी सी डी। तो ये ऐसे आ जाएगा 2 1 4 और 3। ठीक, तो आप इसको ऐसे करेक्ट मानेंगे। इसी तरह ऑप्शन होगा, जैसे ऑप्शन 2 रहेगा तो वो भी ए बी सी डी हो सकता है, वो हो 1 2 3 4, इसी करके 1 2 3 4, ये मल्टीपल फॉर्म में क्वेश्चंस फॉर्मेट में रहेंगे। ठीक, तो ये मिलान करने के लिए क्वेश्चन था यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि टीबी और कुष्ठ रोग के लिए एक क्वेश्चन बताएं, कुछ दवाइयों का नाम बताएं कि कौन सा दवाई जो है वो उपयुक्त है, यूज़ किया जाता है टीबी और कुष्ठ रोग में इलाज उपचार में। क्वेश्चन है कौन सी
दवा का उपयोग कुष्ठ रोग, जिसे हम क्या कहेंगे, लेप्रोसी, और टीबी, जिसे कहेंगे तपेदिक, दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कुष्ठ रोग और तपेदिक दोनों के लिए किया जाता है। इसमें से कौन सा है होगा? तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। जैसे कुछ दवाइयों का नाम दिया जाएगा और ये दवाई की कौन कौन सी दवाई जो होती है वो टीबी और कुष्ठ रोग मतलब तपेदिक और क्षय रोग दोनों में यूज़ किया जाता है। तो जैसे एक ऑप्शन है आइसोनियाजाइड, ठीक है, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, एक है रिफेम्पसिन, ये सब क्या है, ये सब ड्रग के नाम है, और एक है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इनमें से कौन की, देखिए इसमें आइसोनियाजाइड, ये पैरा अमीनो जो सैलिसिलिक एसिड है, इसे हम पास कहते हैं, ये किस में यूज किया जाता है, ये टीबी के इन्फेक्शन में, क्षय रोग में यूज किया जाता है। ठीक, आइसोनियाजाइड भी टीबी में यूज किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी टीबी के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, जो रिफेम्पसिन है वो रिफेम्पसिन टीबी में भी यूज किया जाता है ट्रीटमेंट में, और साथ में कुष्ठ रोग दोनों में यूज किया जाता है। कुष्ठ रोग जिसे आप क्या कहते हैं, लेप्रोसी, इसमें यूज किया जाता है, और साथ ही साथ ये एक मेनिंजाइटिस में भी यूज किया जाता है ट्रीटमेंट में, मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी दवा है जिसका उपयोग कुष्ठ रोग और टीबी दोनों में यूज करते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिफेम्पसिन। ठीक, आइसोनियाजाइड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब तीनों का उपयोग केवल टीबी में करते हैं, जबकि रिफेम्पसिन ऐसी ड्रग है जिसका यूज टीबी में भी, कुष्ठ रोग और मेनिंजाइटिस तीनों में किया जाता है। ठीक, नोट कर। इसी तरह धीरे धीरे जितने भी MCQ वाइज क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा, अब तक एक तो मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछा, एक जनरल मेडिसिन पे एक क्वेश्चन है कि जो विटामिन सी का एक जो नेचर ये है कि एक तो वो हीलिंग में बहुत हेल्प करता है, घाव को भरने में, ठीक, और सर्दी जुकाम में भी इसका यूज होता है। तो एक जैसे विटामिन सी इंग्लिश में इसे क्या, एक इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके बारे में ये बताया गया कि इसका उपयोग है किसमें, एक तो आम सर्दी जुकाम में, दैट इज कॉमन कोल्ड में, एक। दूसरा कैंसर के उपचार में भी ये प्रयोग में लाया जाता है, दो चीज़। तीसरा घाव के भरने में। तो ये जो विटामिन सी की ये जो प्रॉपर्टी है कि जो सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड में यूज करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, घाव की हीलिंग में यूज करते हैं, इसको किस साइंटिस्ट ने खोजा था, किस साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने खोजा? आंसर डायरेक्ट ऑप्शंस आ जाएगा और आपको डायरेक्ट इसमें क्या बनाना पड़ेगा कि डायरेक्ट आपको वन लाइनर आंसर देना पड़ेगा। तो इसका नाम है लिनस कार्ल पॉलिंग, इनका नाम है लिनस कार्ल
पालिंग, ये हैं जिन्होंने ये विटामिन सी की प्रॉपर्टी के बारे में ये बताया कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी ले लीजिए, लाइनस कार्ल पालिंग। ठीक, अब एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम, एक क्वेश्चन बनता है कि एंजाइम जो हम लोग यूज देखते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, या फिर विटामिन होते हैं? इसको मिटा दें, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि एंजाइम वस्तुतः क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? कि ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं या फिर प्रोटीन होते हैं या फिर फैट होते हैं या फिर विटामिन होते हैं। ठीक, तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जनरली, इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा कि एंजाइम जनरली क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक, और वो भी किस टाइप के प्रोटीन क्या होते हैं? एंजाइम का वर्क क्या होता है? एंजाइम कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक, उत्प्रेरक का काम करते हैं, किसी भी अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं। ठीक, और ये भी जो प्रोटीन होता है वो किस टाइप का प्रोटीन होता है? वो होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ये नेचर में किस टाइप के प्रोटीन होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कर लीजिए, जैसे माल्टेज है, माल्टेज एक एंजाइम है जो कि माल्टोज को पचाता है। सुक्रेज है, ये क्या करता है? सुक्रोज को पचाता है। तो ये क्या हो गया? ये एंजाइम्स हो गए। एक स्टेटमेंट है जो इसेंशियल अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड, वो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। सही है या गलत? कथन है कि इसेंशियल अमीनो एसिड, अनिवार्य अमीनो अम्ल का श्रावण शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन ये, अब ये है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत, कि क्या इसेंशियल अमीनो एसिड का जो सिक्रेशन है वो शरीर में होता है या नहीं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है या रॉन्ग? तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मीन्स गलत। ठीक, जो अनिवार्य अमीनो एसिड है उसका श्रावण कहाँ होता है? शरीर में होता है, वो बाहर से नहीं लिया जाता। ये इसका मतलब है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे अनिवार्य अमीनो एसिड का श्रावण कहाँ होता है, तो इसका श्रावण कहाँ होता है? शरीर में होता है। पूरे जो कोशिका होती है, पूरे शरीर के में कोशिका, जीवित जो जीव हैं उनकी जो सेल है, उन सेल में अगर आप देखेंगे तो इस 27 तत्व एलिमेंट हैं जिनकी आवश्यकता होती है, जिसमें से कि 15 तत्व जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वो मेजर एलिमेंट हैं। वो क्या होता है कि वो प्रमुख मात्रा में, उनको मैक्सिमम अमाउंट में उसकी आवश्यकता होती है। इसको क्वेश्चन कैसे मेड होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन होगा कि जीवित जीव में 27 तत्व की
आवश्यकता होती है। ठीक, इनमें से 17 तत्व प्रमुख मात्रा मेजर अमाउंट में आवश्यक हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? देखिए, टोटल 27 तत्व जो है हमारे शरीर में आवश्यक होती है, जिसमें 17 तत्व क्या है? 17 तत्व मेजर हैं, प्रमुख हैं। ये कौन कौन से होंगे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। तो ये होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक, पोटेशियम, उसके अलावा सल्फ़र, कैल्शियम, ये होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये पोटेशियम है, ये सल्फ़र है, एंड कैल्शियम, ये कैल्शियम नहीं है, ये कार्बन है। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि मेजर अमाउंट में इसेंशियल है। इसमें ऑप्शन दे सकता है, जैसे ऑप्शन ए दे दिया, ठीक, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये जैसे ऑप्शन बना करके क्वेश्चंस अगर दे दे कि इनमें से कौन से इसेंशियल हैं, जैसे कह दे कि पोटेशियम, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, कैल्शियम, या फिर कह दे सल्फ़र, कैल्शियम, आयरन, ठीक है, नाइट्रोजन, या कहते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और फिर कैल्शियम, इस तरह। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो देखिए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और कैल्शियम है, ये ऑप्शन सही होगा। आयरन नहीं, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से हमें चूज करना है। मैग्नीशियम किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? मैग्नीशियम किस लिए यूज है? मैग्नीशियम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अनिवार्य तत्व है किसका? क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल का अनिवार्य तत्व। मैग्नीशियम, ठीक। जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम कहाँ पे पाया जाएगा सबसे ज़्यादा? बोन्स में, बोन्स में एसेंशियल है। कॉपर किस लिए एसेंशियल है? कॉपर जनरली जैसे ब्लड में कॉपर होता है, ठीक। ये चीज़ हुई, इसको मिटा दी। तो ये क्वेश्चन किस लिए हुआ? जो शरीर में इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनके बारे में था, ठीक। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे कि जैसे कि मिलान करने के लिए, अगर मिलान करने के लिए आ जाए क्वेश्चन, निम्न का मिलान कीजिए। अब मिलान ये करना है कि ये कौन सा सेट सही है, कौन सा सेट सही है। अगर ये मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो जैसे सपोज एक डिफ्थीरिया, निमोनिया, लेप्रोसी, ऑप्शन ए दे दे कि डिफ्थीरिया, निमोनिया एंड लेप्रोसी, ये क्या है? ये सब डिजीज़ हैं। ये आगे लिख दे वंशानुगत, मतलब
डिट्री, ठीक। फिर एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। ये कह दे कि ये क्या है, किस टाइप की, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़, ये बैक्टीरिया के द्वारा किए जाते हैं, ठीक। तीसरा कह दे कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल। तीसरा कहते हैं कि जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, या हीमोफीलिया, ये किस टाइप की बीमारी है। मान लीजिए लिख दे, ये सेक्स लिंक्ड डिजीज, दैट इज लिंक्ड, संलग्न रोग। लास्ट एक ऑप्शन बना दे। ये सब क्या है, डिजीज़ के इस तरह से सेट के ऑप्शन रहेंगे, और उसमें फिर क्या आगे मिलाने के लिए कहा गया कि ये क्या इसमें खाते में आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक। जैसे पोलियो, इंसेफ्लाइटिस, जैसे जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, पोलियो है, और एक ऑप्शन देता है प्लेग है। ये क्या है, ठीक, वायरल। तो क्वेश्चन है कि मिलान करने को है कि ये किस सेट से मिल रहा है, निम्न में से किस सेट से इनका मिलान हो रहा है। देखिए, डिप्थीरिया कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी द्वारा, निमोनिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई द्वारा, निमोनिया, और लेप्रोसी जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये क्या है कि ये सब क्या है, किस टाइप की बीमारी है, क्या ये वंशानुगत है, सही या गलत, ये गलत, ठीक। एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, गलत। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, क्या ये सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है, नहीं। पोलियो, इंसेफ्लाइटिस, प्लेग, क्या ये वायरल है, नहीं। मतलब इनमें से कोई भी सेट सही नहीं है। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, डिप्थीरिया, निमोनिया, लेप्रोसी, ये सब इसका करेक्ट क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब क्या है, ये सब वायरल डिजीज़ है। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये दोनों क्या है, देखिए कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये दोनों तो सेक्स लिंक डिजीज़ में आएगा, बट सिकल सेल एनीमिया जो है वो सेक्स लिंक डिजीज़ में नहीं आएगा। सिकल सेल एनीमिया किस टाइप की बीमारी हो गई, ये आनुवांशिक बीमारी है, दैट इज जेनेटिक, आनुवांशिक रोग है। और पोलियो, इंसेफ्लाइटिस, प्लेग, ये किस टाइप का है, देखिए ये क्या है, देखिए पोलियो तो वायरल है, ठीक। प्लेग जो होता है कुछ इसमें प्रोटोजोआंस हैं। इंसेफ्लाइटिस भी किस टाइप का डिजीज़ हो गया, ये भी एक जापानीज इंसेफ्लाइटिस है। तो ये क्यूलेक्स मॉस्किटो से स्प्रेड करता है। तो इनमें से ये क्या है, ये आपका टोटल ये सेट जो होता है सेट सही नहीं है। तो इनमें से कोई भी सेट सही नहीं है, इसके पीछे रीजन ये है। तो मिलान करने को आ जाए कि डिप्थीरिया, निमोनिया, लेप्रोसी, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये वायरल डिजीज़ है। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया तो सेक्स लिंक्ड है, पर तो ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जेनेटिक डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी होती है वो आरबीसी किस टाइप की हो जाती है, वो आरबीसी सिकल सेप्ट बन जाती है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हसिया काढ़ हो जाती है, ठीक है। तो इस कारण से इसकी जो हीमोग्लोबिन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है ब्रेन में। तो फाइनली क्या हो जाता है, फेंटनेस आना, ठीक। टोटल मतलब बॉडी की एक्टिविटीज़ में असर आएगा। इसको मिटा दे रहे हैं। तो ये मिलान करने का क्वेश्चन था कि ये जो ग्रुप ऑफ डिजीज़ हैं क्या ये रिजेंबल करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आए, एर्गोटिज्म किसके कारण होता है,
क्वेश्चन है ढूंढी या फिर एर्गोटिज्म, ये किसके कारण होता है? जैसे ऑप्शन दे दें कि सड़ा हुआ सब्जी खाने से, या फिर दूषित अनाज खाने से, या फिर दूषित पानी से, मतलब इसी तरह डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आएंगे, या फिर फास्ट फूड खाने से। तो आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा? जो ढूंढी होता है एर्गोटिज्म, वो दूषित अनाज को खाने से होता है। ठीक है, दूषित अनाज को, जैसे राई में क्या होता है? फंगस लग जाते हैं, एस्कोमाइसिटिस फंगस। जैसे राई है, राई दूषित हुआ तो इसमें क्या आता है? फफूंद लग जाती है, फफूंद। उस फफूंद को, फंगस को क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम एस्कोमाइसिटिस। ये एस्कोमाइसिटिस फंगस के द्वारा होता है। ठीक, या फिर क्लेविसेप्स पर्पुरा, या फिर आप ये कहिए क्लेविसेप्स पर्पुरा द्वारा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। ये अगर किसी एक व्यक्ति है, उसमें अगर हो रहा है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, क्या वो एक मच्छर द्वारा प्रेषित हो सकता है? ये स्टेटमेंट सही है या गलत? एक स्टेटमेंट होता है, वो ये कह रहा है कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस व्यक्ति में मच्छर के काटने से होता है। ये एक स्टेटमेंट है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस व्यक्ति में मच्छर के काटने से होता है। ये ऑप्शन क्या ट्रू है या फॉल्स है? सत्य है या फिर असत्य है? तो क्या है ये फॉल्स है। क्यों? ये मच्छर के काटने से नहीं होता है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ठीक, एक और स्टेटमेंट आपको देते हैं कि जैसे उल्टी और गर्दन में अगर दर्द होता है, तो क्या ये मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का लक्षण है? मेनिंजाइटिस में उल्टी प्लस गर्दन में दर्द, क्या ये दोनों होता है? तो आंसर क्या होगा? ये क्या है? ये ट्रू है। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक, क्योंकि मेनिंजाइटिस में क्या होता है? मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन की जो आउटर लेयर होती है, उस आउटर लेयर को क्या कहते हैं? मेनिंजस। उसमें क्या होता है? उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो फूल जाती है संरचना, घाव हो जाता है। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस करते हैं। और ये पूरे के पूरे ब्रेन के ऊपरी लेयर के साथ साथ स्पाइनल कार्ड तक को, रीढ़ की हड्डी तक को इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक, तो ढूंढी एर्गोटिज्म एक दूषित अनाज खाने से, जैसे उसमें फफूंद है, एस्कोमाइसिटिस या क्लेविसेप्स पर्पुरा। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है, बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, और इसमें उल्टी और गर्दन में दर्द, ये दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक, मिटा दिया जाए इसको।
नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो दुधारू पशु हैं उन दुधारू पशुओं में कौन सा एक रोग है जो कि संक्रामक है। क्वेश्चन पूछा जाए, एक ऑप्शन देखा जाए और क्वेश्चन दिया जाए कि दुधारू पशुओं में संक्रामक रोग है। ऑप्शन ए है एंथ्रेक्स। ऑप्शन बी है, जिसे एंथ्रेक्स से क्या होता है, बायोवेपन्स की तरह से यूज किया जाता था, पैर और मुंह की बीमारी, खुरपका और मुंहपका, पैर और मुंह की बीमारी, एक ये चीज़ हुई। फिर है जैसे सी चेचक, काउपॉक्स, या फिर एक और ऑप्शन रखते हैं काली तिमाही। काली तिमाही, काली तिमाही भी एक बीमारी है जिसको कहते हैं ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर, ठीक। तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि इनमें से कौन दुधारू पशुओं में संक्रामक रोग है। तो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट क्या होगा, पैर और मुंह की बीमारी, और साथ में एक और ऑप्शन करेक्ट होगा, वो होगा काउपॉक्स, चेचक। जैसे जो ये काउपॉक्स है, काउपॉक्स क्या होता है, इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, आर्थ्रोपॉक्स वायरस, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। खुरपका और मुंहपका, ये भी क्या है, वायरल डिजीज़ है। और जो वायरल डिजीज़ है वो क्या होती है, ये भी वायरल, ये भी वायरल, ये और ये दोनों वायरल हैं। और जो वायरल डिजीज़ है वो क्या होती है, वो आपका संक्रामक बीमारी है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन सा सही होगा, बी एंड सी बोथ, दोनों करेक्ट सही है, ठीक है। ये चीज़ हुई। और अब एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स जानते होंगे, एंथ्रेक्स किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। ब्लैक क्वार्टर ये किसके द्वारा होता है, ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम चौबेरी। क्लॉस्ट्रीडियम चौबेरी, CHAUVEBD, इसके द्वारा होता है, ठीक। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, दुधारू पशुओं में संक्रामक रोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैसे कहें कि मैच द फॉलोइंग, इसमें भी एक मिलान कीजिए का क्वेश्चन एक बनाते हैं कि मैच द फॉलोइंग, मतलब मिलान कीजिए। जनरल क्वेश्चंस हैं कि इनमें से कौन कौन मिलते हैं, ये मैच करते हैं। जैसे यहाँ हम रोग का नाम लिख देते हैं और यहाँ पे उसका क्या होता है, सोर्स उसको हमें मिलाना है। मलेरिया हो गया, ठीक। और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस तरह से मलेरिया है। और गोनोरिया, गोनोरिया भी क्या होती है, एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि ये एसटीडी डिजीज़ में आता है, ठीक। पर हम फाइलेरिया लिखिए। इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया है, फाइलेरिया, इंसेफ्लाइटिस है। ल्यूकेमिया है। और मिलान करने के लिए दे दिया जाए तो 1 अस्थि मज्जा, 3 4 5, इस तरह 1 2 3 4 5,
ठीक। मस्तिष्क, मांसपेशियाँ या फिर रक्त कोशिका, लिम्फ नोड, इस तरह करे जाए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए मलेरिया किसको अफेक्ट करेगा? मलेरिया किसको अफेक्ट करेगा? मलेरिया अफेक्ट करेगा ब्लड सेल्स को। मलेरिया अफेक्ट करता है आरबीसी को एंड लीवर को, ठीक। फाइलेरिया इसको अफेक्ट करता है, फाइलेरिया अफेक्ट करता है लिम्फ नोड को, ठीक। इंसेफ्लाइटिस, जैसे बताए थे इंसेफ्लान, ब्रेन, इंसेफ्लाइटिस को इफेक्ट करेगा, ब्रेन को इफेक्ट करेगा। और ल्यूकीमिया किसको इफेक्ट करेगा? बोन मेरो को। बोन मेरो में किसका फॉर्मेशन होता है? बोन मेरो में WBC का, ठीक। तो इसमें अगर हम ये देखें ऑप्शन A, B, C, D ये बनाया जाए और ये है 5, 4, फिर C का कौन हो गया 2 और D का क्या हो गया 1। ये आंसर करेक्ट होगा 5, 4, 2, 1, ठीक। मैच द फॉलोइंग, मिलान कीजिए। तो इसमें मलेरिया, फाइलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, ल्यूकीमिया, तो इस तरह से हम इसको मिलान करने के लिए आता है क्वेश्चन, तो इसको हम मिलान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि आयोडीन टेस्ट, आयोडीन परीक्षण का उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? इसको नोट कर लिए होंगे, मिटा दें। क्वेश्चन है कि आयोडीन टेस्ट, आयोडीन परीक्षण, ठीक, का उपयोग करते हैं किस लिए? जैसे ऑप्शन ए दे दें प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट एंड ऑप्शन डी विटामिन। तो आयोडीन टेस्ट का उपयोग किस चीज़ के लिए करते हैं? देखिए आयोडीन टेस्ट का उपयोग करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के डिटेक्शन के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक। देखिए आयोडीन टेस्ट होगा तो उसमें दो चीज़ हो सकती है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो कौन सा कलर देगा? ब्लू। निगेटिव होगा तो कौन सा कलर देगा? येलो, ठीक। ये हो गया आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट का उपयोग किस लिए हम करते हैं ये देख लिए। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमारे शरीर में अगर त्वचा की जो अस्तर होती है उसके नीचे जो वसा की लेयर मौजूद होती है उसका उपयोग क्या है? ये डायरेक्ट इसके बारे में जान जाइए कि हमारे शरीर में, ठीक है, त्वचा के अंदर मौजूद वसा के अस्तर का उपयोग किस टाइप का उपयोग होता है? आंसर होगा किस लिए यूज होता है? जैसे जो पतला दुबला आदमी व्यक्ति होता है उसे ठंडी के समय ठंड ज़्यादा लगती है इन कंपेरिजन टू द जो आदमी थोड़ा सा तंदुरुस्त होता है। तो ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। जो ये वसा होती है ये क्या होती है? ये होती है टाइप ऑफ एडिपोज टिश्यू, एडिपोज उत्तक के रूप में होती है, ठीक। और ये कंट्रोल करती है, कंट्रोल नियंत्रण
लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, शरीर से हीट की लॉस को कंट्रोल करने का काम करती है। कौन? ये जो वसा का स्तर है। तो आयोडीन टेस्ट का यूज किस लिए करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए। पॉजिटिव टेस्ट मतलब ब्लू, निगेटिव हुआ तो येलो। और शरीर में त्वचा के अंदर जो वसा क्लियर होती है वो क्या करती है? कंट्रोल करती है लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से हीट की लॉस को कंट्रोल करती है, लॉस होने के। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? इसको मिटा दें, पर नोट करते जाइएगा धीरे धीरे सीखना। शहद जो होती है, शहद में शहद क्या होता है? शहद मीठा होता है। ठीक, तो मीठा किस कारण होता है? कार्बोहाइड्रेट के कारण होता होगा। शहद का प्रमुख घटक है, क्या है? जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। को हिंदी में भी लिखेंगे तो ऐसे सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, ये इनका सेम नाम है, ऐसे ही हिंदी में भी इसी तरह लिखेंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? शहद का जो प्रमुख घटक देखेंगे तो इसका आंसर होगा फ्रक्टोज। ठीक, फ्रक्टोज जो होता है वो क्या होता है? इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर। इसे फ्रूट शुगर कहते हैं। ठीक है, और सुक्रोज को क्या कहते हैं? सुक्रोज, सुक्रोज कॉल्ड एज कैन शुगर। ठीक, और ग्लूकोज क्या होता है? दैट इज इंस्टेंट शुगर, तुरंत आराम देना। तो ये इंस्टेंट शुगर कहलाता है। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो यहाँ क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। फ्रक्टोज को और क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर कहते हैं। सुक्रोज को क्या कहते हैं? कैन शुगर कहते हैं। इतने टाइप के क्वेश्चंस बने। ठीक, और स्टार्च और सेलुलोज हम बात करेंगे, स्टार्च और सेलुलोज की, कि दोनों में क्या क्या कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे और ये चर्चा करेंगे कि इनमें से कौन चीज़ दोनों में कॉमन है और कौन चीज़ दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक, तो स्टार्च और सेलुलोज जो है दोनों नेचर में क्या है? दोनों कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, दोनों कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, तो क्वेश्चन है कि स्टार्च और सेलुलोज में क्या समानता है? पहचानिए। आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज इन बिटवीन द स्टार्च एंड सेलुलोज। आंसर जैसे स्टेटमेंट दे जाएगा, स्टेटमेंट पर लिखिए। जैसे आंसर है कि दोनों बहुलक हैं। दोनों बहुलक, बहुलक का मतलब पॉलीमर। ऑप्शन ए, आंसर ए है कि दोनों बहुलक हैं। दोनों का जो मूल है वो पौधा है। दोनों पौधों के मूल के हैं, मीन्स प्लांट ओरिजिन। एंड क्वेश्चन 3 कि दोनों आयोडीन के साथ रंग देते हैं। दोनों आयोडीन के साथ रंग देते हैं। एक क्वेश्चन है कि दोनों ग्लूकोज अणु से बने हैं। ठीक, तो इसमें कौन होगा? स्टार्च और सेलुलोज से क्या समझता है? दोनों बहुलक हैं। दिस इज द करेक्ट। दोनों पौधों के मूल के हैं, प्लांट सोर्स के। क्या होगा? सही। दोनों आयोडीन के साथ देते हैं, ये
फॉल्स स्टेटमेंट। दोनों ग्लूकोज अणु के हैं, दैट इज करेक्ट। देखिए आयोडीन के साथ कौन टेस्ट देगा? स्टार्च देगा, ठीक, बट जो सेलुलोज है वो नहीं देगा। सेलुलोज जो होता है वो आयोडीन के साथ टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें क्या हैं वो सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक। और एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उस स्टेटमेंट में हम देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लिए होंगे। स्टार्च और सेलुलोज में क्या सिमिलरिटी है? दोनों बहुलक हैं, दोनों पौधों के मूल के हैं, दोनों ग्लूकोज अणु के बनते हैं, पर ये आयोडीन टेस्ट कौन देता है? केवल स्टार्च देता है, ठीक। सेलुलोज जो होता है वो आयोडीन टेस्ट नहीं देता है। अब हम स्टेटमेंट लिखते जाएंगे और स्टेटमेंट पे डिस्कस करते जाएंगे, ये एक एक क्वेश्चन आपका फॉर्म करता जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 5.3, ऑप्शन बी 3.6, ऑप्शन सी 7.2, ऑप्शन डी 11.3। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 7.2। 7.2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और गाय के दूध में कितनी होती है? गाय के दूध में तो ये जनरली होती है 3 से 4% गाय के दूध में होती है। भैंस के दूध में कितनी थी? 7.2%। एक दूध में एक स्टेटमेंट, दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं पाया जाता है, ठीक। स्टेटमेंट है, कथन, और हमें इसमें पहचानना है कि ये कथन सही है या गलत है। जैसे स्टेटमेंट 1 है कि दूध में कोई भी विटामिन बी का तत्व नहीं पाया जाता है, ये स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है रेटिनॉल की कमी से त्वचा क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है और रूखी हो जाती है। विटामिन ए या फिर इसको और क्या कहते हैं? रेटिनॉल, इसकी कमी से त्वचा शुष्क प्लस रूसी हो जाती है। ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? स्कर्वी में जोड़ों में दर्द होता है। स्कर्वी में जोड़ों में दर्द, दैट इज क्या हो गया? जॉइंट पेन होता है। एंड लास्ट ऑप्शन, लास्ट इज द विटामिन B1, थायमिन की कमी से हृदय की गति जो होती है वो रुक जाती है। विटामिन B1, थायमिन की कमी से हृदय की गति रुक जाती है। तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है? क्या समझ में आ रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है? देखिए, मिल्क में कोई भी विटामिन बी का तत्व नहीं पाया जाता, ये ऑप्शन सही है या गलत है? ये ऑप्शन क्या है? फॉल्स है। क्यों? इसको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। देखिए, ये क्या है कि जो मिल्क होता है, मिल्क में
विटामिन सी को छोड़कर क्या होते हैं, सभी विटामिन क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं विटामिन सी को छोड़कर मिल्क में। विटामिन ए, रेटिनॉल की कमी से त्वचा शुष्क और रूसी हो जाती है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, विटामिन ए जो होती है उसकी कमी से क्या होता है, त्वचा शुष्क और रूसी हो जाती है, ये सही है। स्कर्वी में क्या होता है, जॉइंट में दर्द होता है। जो विटामिन सी होती है, विटामिन सी जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, उसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी। और स्कर्वी में क्या होता है, एक तो जॉइंट पेन होती है, साथ में क्या होता है, मसल पेन होता है। ठीक, थायमिन या B1 इसकी कमी से क्या होता है, ये अगर डिक्रीज हुआ तो बेरी बेरी रोग होता है। ठीक, और इसमें हार्ट जो होती है वो भी क्या हो जाती है, वो स्टॉप कर सकता है। हार्ट की जो गति होती है वो क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। ठीक, तो ये विटामिन B1 की कमी से। तो दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू एंड दिस इज़ फॉल्स। ये है कट्ठा, अगर स्टेटमेंट में आया तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन कर सकते हैं। विटामिन ए की कमी से और क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस से हो सकता है, जीरोफ्थेल्मिया हो सकता है, ये भी चीज़ें आती हैं। ठीक, तो विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, दो चीज़ें, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया को हमने कल एक्सप्लेन किया था, क्या होता है इससे, ड्राई आइस, आँखों में आंसू ना आना। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात का अंधापन। ठीक, क्यों, क्योंकि जो सेल्स होती हैं, कौन सेल्स होती हैं, उनमें जो पिगमेंट होते हैं रेटिना के, उनका फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, क्योंकि ये केरोटीन प्रोटीन की कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी हो जाती है। एक क्वेश्चन है कि जो मछली का अगर सेवन हम करते हैं और अन्य जानवरों का मांस का जो लोग सेवन करते हैं, तो मछली का जो सेवन करना वो ज़्यादा लाभदायक क्यों माना जाता है, ऐसा क्यों होता है कि मछली का सेवन करना चाहिए, दैट इज़ ए गुड। इसको मिटा दें। स्टेटमेंट बेस्ड मतलब यहाँ से क्वेश्चंस इस तरह से फॉर्म हो सकते हैं, ये डायरेक्ट आपके एक एक क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन है कि मछली के सेवन से क्या फ़ायदे हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहली बात, या मछली के सेवन करना क्यों प्रेफरेंस दिया जाता है। देखिए इसके हम ऑप्शन बता जाते हैं। ठीक, बिकॉज, क्योंकि इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, एक चीज़, या फिर विकास क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जैसे पॉली अनसैचुरेटेड हो गया या सैचुरेटेड हो गया, या फिर बिकॉज इसमें क्या होगा, इसेंशियल विटामिन प्लस मिनरल, मतलब अनिवार्य विटामिन एन तत्व होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन आएगा। देखिए मछली का जो सेवन करना वो क्यों बेनिफिशियल होता है, क्योंकि मछली में जो फैट होता है वो होता है पॉली अनसैचुरेटेड होता है और संतृप्त होता है। इसको हम क्या कहते हैं, असंतृप्त। जो असंतृप्त जो फैट होता है वो सामान्य रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वो लिक्विड होता है। ठीक, तो वो असंतृप्त होता है, और दूसरी बात वो गुड फैट कहलाता है बिकॉज वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। ये क्या होता है, ये असंतृप्त है। ठीक,
ठीक, ये गुड फैट है बिकॉज यह इजीली डाइजेस्टेबल है। इजीली क्या है, ये सुपाच्य है और ये क्या करता है, साथ ही साथ ये बॉडी के टिश्यू को फॉर्मेशन करता है। ये शरीर के ऊतक के निर्माण में, साथ में मरम्मत में, शरीर के ऊतक के निर्माण और मरम्मत में हेल्प करता है। तो जो मछली का सेवन करते हैं तो उसमें पॉलीअनसैचुरेटेड असंतृप्त फैटी एसिड होता है और वो उसमें गुड फैट होता है बिकॉज ये इजीली डाइजेस्टेबल है। तो शरीर के ऊतक के निर्माण में क्या करता है, ये हेल्प करता है। संतृप्त वसा की तुलना में आप देखेंगे असंतृप्त वसा क्या होती है, वो अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। एक स्टेटमेंट है और उसके पीछे रीजन है, दैट इज कॉल्ड एज द एसिरेशन एंड रीजन। तो हमको ये बताना है कि बोथ आर करेक्ट, आर द एसिरेशन करेक्ट, आर रीजन करेक्ट। इस तरह के करके भी क्वेश्चन बन सकते हैं एसिरेशन रीजन बेस्ड। तो इसको नोट कर लिए हैं। मछली में क्या होता है, असंतृप्त फैटी एसिड होता है, इसलिए ये यूजफुल है। क्वेश्चन है कि जो असंतृप्त वसा, ये एसिरेशन है, ठीक, ये कथन है, ठीक है। संतृप्त वसा की तुलना में असंतृप्त वसा जो होती है वो अधिक प्रतिक्रियाशील है। संतृप्त वसा के तुलना में असंतृप्त वसा अधिक प्रतिक्रियाशील है, ये एसिरेशन है, ठीक, कथन हो गया। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, क्योंकि असंतृप्त वसा की जो संरचना होती है उसमें केवल एक ही बंध होता है। असंतृप्त वसा की संरचना में एक ही बंध होता है। तो यहाँ स्टेटमेंट है ए कि संतृप्त वसा की तुलना में असंतृप्त वसा इज गुड, मोर रिएक्टिव, और असंतृप्त वसा की संरचना में एक ही बंध है। तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो देखिए, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। दिस इज़ द करेक्ट बट दिस इज़ द फॉल्स। दिस इज, तो ए इज करेक्ट, सही, एवं आर इज फॉल्स, गलत। कैसे हुआ? देखिए, जो भी अनसैचुरेटेड फैटी सैचुरेटेड एसिड होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, उनमें क्या होता है, उनमें सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? एकल बंध। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें क्या होता है? डबल, मल्टीपल बॉन्ड होता है, ठीक। ये डिफरेंस हुआ। जो फैटी एसिड होता है वो किसके मिल के बना होता है? जो फैट होता है वो फैट में क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है, साथ में फैटी एसिड होता है, और इनमें लॉन्ग चेन होते हैं। फैट की अगर संरचना देखें तो फैट में क्या होता है? एक तो ग्लिसरॉल होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैट किससे मिलकर बना? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, एक। दूसरा, इनमें लॉन्ग चेन होता है, लंबा बंध होता है, ठीक। लॉन्ग चेन मिलके बने होते हैं और ये लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक। और लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, ये तरल होते हैं एट रूम
टेम्परेचर पे, और ये क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, और मोर एक्टिव देन द सैचुरेटेड एसिड, और ये मोर एक्टिव होते हैं, प्रतिक्रियाशील होते हैं। ठीक, तो जो फैट होता है वो उसमें ग्लिसरॉल भी होता है, साथ में फैटी एसिड भी होता है, वो लॉन्ग चेन में होते हैं और तरल होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं और मोर एक्टिव होते हैं, प्रतिक्रियाशील होते हैं। इसलिए जो संतृप्त वसा की तुलना में असंतृप्त वसा क्या होती है, वो ज़्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि उसमें डबल बांड होते हैं। ठीक, और असंतृप्त वसा की तुलना में एक बांड होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये हमने एसिडेशन रीजन बेस्ड पे एक क्वेश्चन इस हिसाब से देखा। दूध में जो पाया जाने वाला पोषक तत्व है वो क्या होता है, दूध में जो दूध में क्या होता है, विटामिन सी और आयरन नहीं होता है, बाकी जितने भी मैक्सिमम पोषक तत्व हैं वो उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट है कि लगभग 50% मानव जाति में RH पॉजिटिव है और 50% जो मानव जाति हैं वो RH निगेटिव। वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसको मिटा दें। स्टेटमेंट है कि लगभग 50% मानव जाति RH पॉजिटिव है और 50% मानव जाति RH निगेटिव है। ठीक, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है ये कथन। तो ये कथन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, इसे हम क्या समझेंगे। देखिए, जो RH है वो किस में खोजा गया था, वो खोजा गया था अफ्रीकन जो मंकी था उसमें एक रेसियस फैक्टर खोजा था, किसने, लैंडस्टीनर एंड विनर ने। RH क्या है, एक अफ्रीकन मंकी में खोजा गया, किसके द्वारा, लैंडस्टीनर एंड वीनर द्वारा। ठीक, और ये क्या है, एक अफ्रीकन मंकी है जिसमें ये खोजा गया, कौन सा, रेसियस फैक्टर। और इसमें ये कहा गया कि जो 90% लोग जो हैं वो RH पॉजिटिव हैं। ये निष्कर्ष निकाला गया, रिजल्ट क्या है कि 90% लोग क्या हैं, RH पॉजिटिव हैं, 10% लोग जो हैं वो RH निगेटिव हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये क्वेश्चन पूछेगा, लैंडस्टीनर विनर ने इसको खोजा था, रेसियस फैक्टर खोजा था, अफ्रीकन रेसियस मंकी में खोजा था, और 90% लोग आपको RH पॉजिटिव मिलेंगे और 10% लोग RH निगेटिव मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आएगी। एक स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट बेस चलते हैं कि ये क्वेश्चन आया था सन 2016 के UPPCS के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन ये है कि जो कैफ़ीन है, कैफ़ीन एक तत्व है, वो चाय और कॉफ़ी में एक घटक है जो कि मूत्रवर्धक है। कैफ़ीन चाय और कॉफ़ी में उपस्थित मूत्रवर्धक तत्व है, ये एक स्टेटमेंट पूछ दिया जाए। ठीक, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो करेक्ट, ये ट्रू है। कैफीन चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है और ये यूरिन को स्टिमुलेट करता है, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो सिट्रिक एसिड का उपयोग शीतल जल में किया जाता है, सिट्रिक एसिड का
उपयोग शीतल जल में करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आंसर क्या है? ट्रू। सिट्रिक एसिड का उपयोग किस में करते हैं हम? जो कोल्ड वाटर होता है, ठीक है, कोक कोला, इस सब में यूज करते हैं, ठीक है। हड्डी और दांत के निर्माण में एस्कॉर्बिक एसिड का प्रयोग होता है। हड्डी प्लस दांत के निर्माण में एस्कॉर्बिक अम्ल का प्रयोग होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ठीक है। हड्डी और दांत के निर्माण में एस्कॉर्बिक एसिड का प्रयोग क्या होता है? वो होता है, ठीक। और सिट्रिक एसिड को क्या एस्कॉर्बिक अम्ल से आप एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं। क्वेश्चन है, सिट्रिक एसिड को एस्कॉर्बिक एसिड से प्रतिस्थापित कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? दिस इज फॉल्स। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, सिट्रिक एसिड क्या है? सिट्रिक एसिड का सोर्स क्या है? इसका सोर्स है प्लांट, इसका सोर्स है सिट्रस फ्रूट, ठीक। ये आएगा किस में? विटामिन सी में। बट क्या है कि इसको एस्कॉर्बिक एसिड से क्या कर सकते हैं? हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिट्रस फ्रूट में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 इज़ द करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट, बट स्टेटमेंट 4 इज़ फॉल्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे इसमें कौन सही है? 1 2 3, ओनली 3, ओनली 4, नन ऑफ द एबव, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 4 इज़ द इनकरेक्ट, बाकी ऑल इज़ द करेक्ट। बाकी सब क्या है? वो सही है, ठीक है। एक स्टेटमेंट है, देखिए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? लेक्राइमल ग्लैंड जो होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं। तो हम ये करते हैं कि एक स्टेटमेंट बताया कि लेक्राइमल ग्लैंड का कार्य न करना क्योंकि विटामिन ए की कमी से। क्या ये सही है या गलत? इसको नोट कर लिए। क्वेश्चन है, लेक्राइमल ग्लैंड, इसे क्या कहते हैं हम हिंदी में? अश्रु ग्रंथि या लेक्राइमल ग्लैंड का कार्य न करना विटामिन ए की कमी से। ट्रू आर फॉल्स? ये एक स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट ये भी है कि विटामिन B1 की कमी से अपच और हृदय की जो दिल की जो धड़कन है क्या वह रुक सकती है? विटामिन B1 की कमी से अपच, इंडाइजेशन प्लस दिल की धड़कन रुक सकती है। तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू है या फॉल्स है? एक स्टेटमेंट ये है कि विटामिन सी की जो कमी से मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से मांसपेशियों
में दर्द हो सकता है। तो और एक है कि विटामिन डी की कमी से क्या विटामिन डी की कमी से मूत्र में कैल्शियम की हानि बढ़ जाती है। क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से मूत्र में कैल्शियम की हानि बढ़ती है। तो इसमें से क्या आंसर होगा? देखिए, पहला आंसर तो करेक्ट है, ठीक। विटामिन ए की कमी होती है तो उससे क्या होता है, लेक्राइमल ग्लैंड का तभी जीरोफ्थेल्मिया होता है, ड्राई आइस होता है, हमने बताया था ड्राई आइस तभी होता है। तो ये क्या हो गया, दिस इज ट्रू। विटामिन B1 थायमीन की कमी से क्या होता है, थायमीन की कमी से इंडाइजेशन होता है, दिल की धड़कन रुक जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। विटामिन सी की कमी से मांसपेशियों में दर्द होता है, दिस इज द करेक्ट, ट्रू, ठीक। विटामिन B1 जिसे और क्या कहते हैं, थायमीन का बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से मूत्र में कैल्शियम की हानि बढ़ती है। देखिए, विटामिन डी अगर कम होता है, जिसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्शियम होता है, तो उसकी कमी अगर होगी तो वो क्या होता है, उससे कैल्शियम भी कम होता है। विटामिन डी को क्या कहते हैं, कॉल्ड एज कैल्सीफेरॉल। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कैल्शियम, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है कि अगर विटामिन डी आपका लेवल कम हुआ तो कैल्शियम लेवल भी क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी हो गया, करेक्ट हो गया। तो इसमें सभी स्टेटमेंट करो तो ये क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतना देखा, ये क्या क्या है, किस हिसाब से, एक तो फिल मैच के लिए आ सकता है और फिर क्या हो सकता है, मिलाने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम फिर चर्चा करेंगे कि कैसे जो MCQs हैं बायोलॉजी के, वो हम फिर कैसे हम इस पर आगे बढ़ें, और हेल्थ डिजीज़ के बाद फिर जो शरीर के और टॉपिक ह्यूमन बायोलॉजी के, जैसे कि डाइजेशंस है और ये फिर हार्ट है, कार्डियोवैस्कुलर है, वो सब चीज़ों को हम इसको करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।